नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त अजय पांडे। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं। कोई नेता नहीं, कोई राजनेता नहीं और ना ही कोई फिल्म स्टार। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर श्री पंकज भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे धन्यवाद। चैनल में। धन्यवाद। और सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप जनपद बिजनौर में आप एक अखबार लेकर आए जी और आपने उसे पहचान दी। जी पब्लिक इमोशन के नाम से आपका अखबार चलता है। जी। तो सर, क्या सोच रही? क्या शुरू से ही आपकी ये सोच थी कि मैं अखबार लाऊंगा, या आपने सर पत्रकारिता कैसे स्टार्ट करी सर? देखिए, मैं 16 साल का था जी तो मुझे पत्र लिखने का बहुत शौक था। और जो दैनिक अखबार होते हैं उसमें पहले एक पत्र मिला कॉलम होता था जिसमें पाठक भी अपने मन की बात लिखते थे। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले मेरी शुरुआत 16 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि हृदय में विचार आते थे, जो भी घटनाएं होती थी उस पर विचार आते थे, क्योंकि लेखन में बहुत रुचि थी। तो मैंने वो लिखना शुरू किया और लिखते लिखते पत्रकारिता में प्रवेश हो गया, क्योंकि हम लोग मैं धामपुर का मूल निवासी हूँ। जी तो श्रीवत्स सनाडे जी होते थे, जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हुए हैं श्रीवत्स सनाडे जनपद के। जी तो वो मैं उनके पास जाता था अपनी विज्ञप्ति देने। हमारी संस्था बनी हुई थी, जी तो वो मेरा राइटिंग देखते थे, तो वो भी अपनी विज्ञप्तियां भी मुझसे बनवाने थे कि जरा आप कि पंकज हमारी हेल्प कर दो। तो मैं विज्ञप्ति लिखता था, तो उन्होंने क्या कि तुम तो बहुत अच्छे पत्रकार भी हो, क्योंकि कई समस्याओं पे भी मैं खबरें बना देता था। तो इस तरह से शुरुआत हुई मेरी, और पत्रकारिता के प्रति रुझान मेरा बढ़ता गया। जी सर। और ये यात्रा ऐसी नहीं हुई। मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, पढ़ाई हुई, और पढ़ाई करते करते ही मैं पत्रकारिता करने लगा। उस समय दैनिक जागरण लॉन्च हो रहा था, उस टाइम? उस समय की बात है। जी सर। तो मुझे अवसर मिला दैनिक जागरण में काम करने का शुरुआती दौर में। शुरुआती दौर में तो बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, और दैनिक जागरण की स्थापना में पूरी तरह अपने आप को समर्पित करने का काम भी किया। सर। नए नए कॉन्सेप्ट आते थे, जो हमारे संपादक थे वो भी हमें हमारा मार्गदर्शन करते थे, और फिर निखार आया। पत्रकारिता में मैंने पीजी डिप्लोमा भी लिया फिर, और ऐसे करते करते एमए की शिक्षा की हिंदी साहित्य से, और पीएचडी भी मेरी पत्रकारिता ही उसमें एक टॉपिक रहा मेरा। जी। तो पत्रकारिता पे मेरी कई पुस्तकें भी आई हैं, जो आज कई इंस्टीट्यूट में लगी हुई है। अच्छा, आपने पुस्तकें भी लिखी हैं? हाँ, तो बस मेरा ये निर्णय रहा कि अब मैं अपना कैरियर भी इसी को बनाऊंगा, और पत्रकारिता को एक मिशन और लक्ष्य के रूप में लेकर के चलूंगा। सर, आपकी शुरुआत, आपने कहा कि दैनिक जागरण से आपकी शुरुआत हुई थी। आप स्टार्टिंग में दैनिक जागरण आपने ज्वाइन किया था, और काफ़ी उसके बाद काफ़ी बड़ा बैनर है वो। पर सर, आपने दैनिक जागरण जैसे अखबार को छोड़कर एक अपना अखबार स्वयं, आज आप संपादक हैं सर। तो क्या सोचा सर? देखिए, इसमें लंबी यात्रा रही है। सर। दैनिक जागरण में मैंने कई साल काम किया। उसके बाद मैं अमर उजाला में भी गया, बरेली। डंगवाल जी होते थे सलाहकार संपादक, जी उनके कहने पर मैंने वहाँ भी काम किया। और कई अखबारों में, दैनिक होक हरिद्वार का भी मैंने जी संपादन किया बिल्कुल। है। अग्रज भारती का अखबार निकलता था हाँ, मुजफ्फरनगर निकलते थे से, सभी। उसमें भी। और बहुत सारे समाचार पत्रों में, रामपुर, दिल्ली भी मैं कई अखबारों में रहा हूँ। शाह टाइम्स में मैं रहा हूँ, अच्छा। मुजफ्फरनगर के रॉयल बुलेटिन में भी रहा हूँ। तो ये एक लंबी यात्रा थी। लंबी। एकदम अपना अखबार निकालने का कोई मन नहीं था, ना कोई ऐसा विचार था। जी लेकिन देखिए, मैं बड़ी निशुल्क, मतलब कोई संकोच नहीं है मुझे कहने में। सर। बड़े अखबारों की आपने बात की, बड़े अखबार हैं वो ठीक है, लेकिन उनकी अपनी एक सीमा है लिखने की, क्योंकि उनकी जो नीतियाँ होती हैं वो हम पत्रकार तय नहीं करते। उनकी नीतियाँ कोई दूसरे लोग तय करते हैं। मतलब उद्योगपतियों के हाथ में वो बड़े अखबार हैं। मैं किसी अखबार का नाम नहीं ले किसी रहा का हूँ, भी नाम नहीं। लेकिन जो आप आज बड़े मीडिया घराने देखते हो, उनकी एक पॉलिसी होती है हर खबर पर। सर। ये मैंने महसूस किया, और मुझे बड़ी घुटन महसूस हुई, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर पत्रकार अपने मन की बात ना लिख पाए, अपने मन की बात ना कह पाए, सर। अपने मन से मतलब जनता के हित जनता की, के जो हित की बात। अपनी मनमानी वाली बात नहीं, बिल्कुल। जनता के हित की बात अगर वो ना लिख पाए, उस पर कहीं ना कहीं ये पॉलिसी बना दी जाए कि इसके खिलाफ आप लिखेंगे, इसके पक्ष में लिखेंगे, तो वो मैं समझता हूँ कि अगर ये इस तरह की पॉलिसी बनती है, तो कहीं ना कहीं उससे जनता का हित नहीं सकता, और एक आत्मा पे बोझ हो जाता है एक सच्चे और ईमानदार पत्रकार पर। बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ बोझ मुझे अपने आप पर महसूस हो रहा था, अपने हृदय पर मुझे ऐसा बोझ महसूस हो रहा था। तो कई सारे अखबारों में काम करने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि अब इस यात्रा को विराम देते हैं और एक अनंत यात्रा की तरफ निकलते हैं। तो मैंने 2009 में पब्लिक इमोशन को साप्ताहिक के रूप में शुरू किया था, शुरुआत में। शुरुआत में।
और उसके पीछे मंतव्य ये था कि पहले हम साप्ताहिक शुरू करते हैं, देखते हैं कि लोगों चलता का है क्या कि नहीं रुझान चलता है। है, लोगों को पसंद और आता है ये कि नहीं। संयोग कहिए कि पब्लिक इमोशन मुझे RNI ने जो हमारा ये रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन। शीर्षक मिला, पब्लिक इमोशन मिला। अच्छा। तो इसका अर्थ भी है जन भावनाएं, जन भावनाएं, सही ये बात सब प्रभु का ही आशीर्वाद है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि मुझे पत्रकारिता के लिए ही भगवान ने चुना, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसी में मैंने पत्र ये शुरू किया, और 2010 में हमने इसको सांध्य दैनिक के रूप में जिला मुख्यालय से शुरू किया। और आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में पाठक हमारे साथ जुड़े हैं, और तमाम मुद्दों को हमने उठाया है। इन 16-17 साल की जो अवधि है, कई चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिससे बहुत हित हुआ है लोगों का, और संतोष होता है। सर, जब आपने पब्लिक इमोशन स्टार्ट किया था जी। तो कुछ कठिनाई या कुछ समस्या, जैसे हम आप देखते हैं कि आजकल का तो सिस्टम ये हो गया है कि अगर किसी भी पत्रकार ने अगर कोई सही बात लिखने की कोशिश की या टीवी चैनल के माध्यम से चलाने की कोशिश की, तो या तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, या फिर सर वो किसी न किसी तरीके से उसको गिराने की कोशिश की जाती है। क्या सर, जब आपने स्टार्ट किया था, आप सीधी सी बात है, जब सत्य लिखते आपने कहा कि एक लिखने की सीमा होती है बड़े अखबारों में जी। या बड़े चैनलों में भी सेम बात है सर, और वो सीमा को देखते हुए जो आपके हृदय में बात रह जाती थी वो आप नहीं लिख पाते थे। तो जाहिर सी बात है, जब आपने अपना अखबार स्टार्ट किया, और सर जब आपने अपना अखबार स्टार्ट किया तो आपने यही सोचा हो कि मैं जनहित में काम करूंगा। तो सर क्या क्या समस्याएं आपको आई सर, ऐसा कोई समस्या आई? देखिए, समस्या 2 प्रकार की आती है पत्रकारिता में। सर। एक तो जो अपना स्वतंत्र अखबार चलाते हैं, जैसे मैं चला रहा हूँ, सर। और एक जो पत्रकारिता करते हैं जी सर। अखबार में या चैनल में। मेरे सामने जो समस्याएं 2 तरह की थी। एक तो दैनिक अखबार को चलाना, जी सर। अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है, बिल्कुल। क्योंकि उसमें भी बहुत रोज प्रतिदिन ही समस्या आती है। हाँ, अखबार को प्रिंट हाँ, करना क्योंकि है। रोज का अखबार है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंट करना है, और उसको प्रसारित पूरी तरह से कैसे अच्छे से छपना है, बनना बनना है, है, और गाड़ियों से टैक्सियों से जाना है, जाना बटना है, है, वो सारी समस्या ही होती है। और और कोई शब्द गलत तो नहीं लिखेगा, सब चीज चेक हाँ, करना होता ये सब तकनीकी, ये सब चीज़ें है। देखनी बिल्कुल है। सर। ये दक्षता तो कोई भी हासिल कर लेता है, जी सर। लेकिन एक नियमित किसी चीज़ को चलाना, और ख़ास तौर पे अखबार को चलाना, आप देखेंगे कि कितने सारे अखबार आए बिल्कुल। और कितने सारे अखबार चले गए। उसके अलग-अलग कारण हैं, आर्थिक कारण भी हैं, अच्छी टीम ना मिलना भी कारण है। लेकिन मेरे साथ संयोग रहा कि मेरा जो अनुभव था, मेरी जो टीम थी, मेरे जो साथी थे, और उन सब ने मिलकर मुझे सहयोग किया, जुड़े रहे। और मेरा अनुभव जो दूसरे समाचार पत्रों में मेरा काम था, वो मेरा अनुभव बना, तो वो इसमें काम आया, बहुत ज़्यादा काम आया। तो तमाम कठिनाइयाँ अनुभव होने के कारण सरलता में बदल गई। लेकिन ऐसा नहीं कि कठिनाइयाँ नहीं आई। दूसरी कठिनाई की आप बात जो कर रहे थे, धरातल पे जो है। हाँ, देखिए, जब अखबार में खबर छपती है या चैनल में न्यूज़ चलती है, तो जिसके भी वो खिलाफ जाएगी, वो बौखलाएगा, चाहे वो आपका कितना ही निकट क्यों ना हो। ये सबसे बड़ी कठिनाई है। अखबार वालों को हमेशा ये कहते हैं कि अखबार वाले किसी के सगे नहीं होते, लेकिन उनकी मजबूरी होती है। देखिए, जो जनहित की बात होगी वो उन्हें करनी पड़ेगी। कई मीडिया हाउस को मैं जानता हूँ कि उन्होंने कई मुद्दों को नहीं उठाया, लेकिन जब क्षेत्रीय मीडिया से वो बात निकल कर गई, तो उन्हें भी वो मजबूरी में मुद्दे उठाना पड़ा। उनके जो चहेते लोग थे, उनकी वजह से उन्होंने उन मुद्दों को नहीं उठाया, लेकिन जब क्षेत्रीय मीडिया ने उसको उठाया और जनता ने उसको स्वीकार किया और उसको सहज रूप से लिया, ये सही है, ये सही है, और भांपा, तो पत्रकारिता की स्थिति भी राजनीति की तरह ही होती है। हमें जनता से जुड़ी बातों को उठाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, रखनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह राजनेताओं को जनता खारिज कर देती है, उसी तरह अखबारों को या मीडिया घरानों को भी जनता खारिज कर देती है। क्योंकि अगर आप सत्य नहीं दिखाएंगे, अपना अस्तित्व बचाना है, तो आपको मजबूरी में ही सही सत्य कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। सर, मैंने अभी कुछ इंटरव्यू किए थे कुछ राजनेताओं के, तो मैंने उनसे यही बात कहा कि अधिकतर पत्रकार जब 2 कड़वे सवाल पूछते हैं या फिर अखबारों में 2 लाइन लिखते हैं कड़वे, तो आप उन्हें गोदी मीडिया बताने लगते हैं। आप लगातार ये कहते हैं कि गोदी मीडिया हो गई है, और वही चीज़ अगर हम जनता को ना दिखाएं या आपके पक्ष में लिख दें, तो फिर जनता भी हमें वही कहने लगेगी। तो आप ये बताइए कि हम पत्रकार करें तो करें क्या? सर, सीधी सी बात है, अगर पत्रकार, आपने सर बहुत कठिनाई झेल कर आज अपना अखबार किया तैयार,
अगर आपको कोई आपका रिपोर्टर कोई खबर भेजता है, सीधी सी बात है वो सर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल के गया होगा, उसने खबर बनाई होगी, समय लगाया होगा और वो आपको भेजे और आप उसे प्रसारित ना करें सर, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी सर? बिल्कुल, ये मैं सर महत्वपूर्ण। सीधी सी बात है, अब आप सर उस समय क्या सोचते होंगे अगर आपको कोई अधिकारी फ़ोन कर दे या फिर कोई नेता फ़ोन कर दे? इस तरह के कई मामले अपने 29 साल के कार्य में, उस अनुभव में मेरे आए हैं। सर देखिए, नेताओं के भी खिलाफ खबर छपी है और मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध जिन नेताओं से है उनके खिलाफ भी खबर छपी है। ऐसा नहीं है कि बस एक चीज़ होनी चाहिए पत्रकार के अंदर कि किसी द्वेष में और किसी लालच में अगर कोई काम आप करते हो तो कठिनाई तो हर आदमी के सामने आएगी, लेकिन आपको कम से कम इल्लत का सामना नहीं नहीं करना करना पड़ेगा। पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई लालच नहीं है। आपका जो एम है वो सही होना चाहिए, जो उद्देश्य है वो ठीक होना चाहिए। जी, यानी कि अगर आप किसी भी अपने मित्र के खिलाफ भी खबर छाप रहे हैं तो मित्र को भी ये पता होना चाहिए कि ये खबर इसने ठीक छापी है, तो वो आपसे घृणा नहीं करेगा। आपत्ति वो कर सकता है लेकिन घृणा नहीं करेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि इसकी कि मजबूरी खबर सही है इसकी, क्योंकि अपने आप का पता होता है स्वयं को बिल्कुल, कि मैं गलत कहाँ हूँ। कहाँ हूँ, कहाँ अधिकारियों की बात आपने की सर कि मुझे याद है कि मैं एक अखबार में था, दैनिक अखबार में उस समय, तो तत्कालीन एक उप जिलाधिकारी थे जी सर, और उनकी शादी राजघराने परिवार में हुई थी, ये नेपाल के राजघराने परिवार में, अच्छा हाँ, एसडीएम साहब की। एसडीएम साहब की। जी, और बहुत ही वो एक तरह से, मतलब जैसे राजा वाला स्वभाव होता है, उनका वैसे उनका स्वभाव भी राजा वाला था। जी, तो वो मुलाकात होती थी, तो एक बार मैंने उनके कुछ ऐसी खबर हुई कि उनके विरुद्ध गई हो, जी, तो उन्होंने मुझे पहले नोटिस भिजवाया। अच्छा कि आपने खबर हाँ, कैसे छापी? उन्होंने मुझे नोटिस भिजवाया, फिर उन्होंने मुझे धमकी भी दिलवाई। वो कभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, मुलाकात भी नहीं हुई थी? कभी फेस टू फेस मुलाकात भी नहीं हुई थी। जी, तो मैंने नोटिस का जवाब दिया और जो उन्होंने धमकी दी थी, तो धमकी देने वाले को भी मैंने संवाद के ज़रिए उसका प्रत्युत्तर दिया। बिल्कुल, मैंने खबर छापी और हाँ, उन्होंने जवाब दिया। तो जब कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिली उनको और नोटिस का सही जवाब मिला, जी, तो वो ये समझ गए कि ये जो है झुकने वाले लोग नहीं हैं। नहीं, तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया एक दिन कि मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्यों पीना चाहती चाय? बोले, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। मैंने, देखिए एसडीएम साहब, पत्रकारों का और अधिकारियों का मित्रता होती भी है, बिल्कुल, लेकिन लेकिन फिर मैं इस बात की क्या गारंटी दूंगा कि मैं मित्र आपके होने के खिलाफ बाद। खबर नहीं छापूँगा। हाँ, तो बोले, नहीं आप मेरे खिलाफ खबर छापना, लेकिन चाय तो पीजिए। हाँ, हम मिले, बैठे, बात हुई, मैंने उनको समझा, उन्होंने मुझे समझा। जो खबर थी, संबंधित खबर जो भी छपी थी उस समय, जी, उस पे उन्होंने अपना भी कुछ चर्चा की। चर्चा की, मैंने भी अपना पक्ष रखा और बड़े हँसी-खुशी के माहौल में वो हुआ। लेकिन 15 दिन बाद मुझे फिर उनके खिलाफ खबर छापनी पड़ी, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली कुछ इस तरह की थी। वो बड़े चर्चित एसडीएम रहे, बिजनौर में। बिजनौर जनपद में रहे, वो कई जी, तहसील, कई धामपुर भी रहे, नजीबाद भी रहे। जी, तो और भी एक पुलिस अधीक्षक थे, जी, उनको मैंने बातूनी कप्तान लिख दिया था। अच्छा, हाँ, तो बॉक्स में खबर छपी, बातूनी कप्तान। तो वो बहुत रात को मुझे ही फ़ोन कर दिया उन्होंने कि मुझे। बातूनी कप्तान का पूरी जनता देख रही है सर आपको जी, और कई पत्रकार साथी भी देख रहे हैं आपको और हाँ, देश पूरा देख रहा है। जी। तो आप खुलकर थोड़ा-सा बताएँ बातूनी कप्तान का अर्थ थोड़ा-सा? दरअसल बातूनी कप्तान मैंने इस संदर्भ में लिखा था, वो लंबे समय से बीमार रहे, मुझे उसकी जानकारी उस समय नहीं थी। अच्छा, हाँ, वो कोमा में भी रहे थे उस समय, अच्छा, और वो हमारे जनपद में पुलिस अधीक्षक बनकर आए। जी, तो उनकी कुछ कार्यप्रणाली थोड़ी अलग थी। जी, मतलब मैं कहूँगा कि जनता को तो नहीं, लेकिन हाँ, वो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ रहते थे। वो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ रहते थे, वो पुलिस कर्मचारी जनता को परेशान करते थे। जी, तो उससे बड़ी असहज स्थिति हो रही थी, जो मुझे अनुभव हुई। और वो नेताओं की तरह संवाद करते थे, मतलब प्रवचन देना या उपदेश देना जैसी चीज़ें करते थे। तो मैंने उस संदर्भ में लिख कि दिया था। हाँ, कि पुलिस अधीक्षक का काम नहीं करते, एक संत महात्मा की तरफ उपदेश देते रहते हैं। तो बतूनी कप्तान, जी, और वो नाम उनका चला भी फिर काफ़ी मीडिया टाइम मीडिया के फ़ेमस हो लोगों में, फ़ेमस हो गया। आप भी जानते होंगे। जी, नाम लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि बिल्कुल, सभी बिल्कुल। मित्र नहीं, हैं, नहीं, बिल्कुल, नाम बिल्कुल, लेने से बिल्कुल, बिल्कुल सर। थोड़ा-सा अच्छा सा नहीं लगता। नहीं, आप तो बताएँ सर। उन्होंने मुझे फ़ोन किया रात को कि तुमने मुझे बातूनी कप्तान क्यों लिखा? मुझे तो नींद भी नहीं आ रही। मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। तो उन्होंने अपना एक पीआरओ को भेजा मुझे मिलने के लिए, उसने रिक्वेस्ट की, मैं स मिला। फिर उन्होंने अपनी बताई बैकग्राउंड।
कि मैं किस तरह से बीमार रहा, उसका मुझ पे मानसिक असर भी हुआ। और मैं जो भी बातें करता हूँ लोगों को सुधारने के लिए करता हूँ, ना कि उपदेश दे रहा हूँ। आपके दिल में फीलिंग हुआ होगा। हाँ, तो मुझे भी उनकी बात जायज़ लगी। और देखिए, मैं पत्रकारों से अपना यही निवेदन करता हूँ, सभी लोगों से मैं कहता हूँ, चाहे मेरे जूनियर हो या सीनियर हो, कि हमें किसी भी, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो अधिकारी हो, या मैं कहता हूँ एक आम व्यक्ति हो, हम अपने व्यवहार में एक सामान्य व्यवहार रखें। कई बार मुझे अपने साथियों से ये दिक्कत हो जाती है कि वो अगर उनको चाय नहीं पिलाई किसी अधिकारी ने या नेता ने, या कोई बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं दिया, तो वो उससे खिन्न हो जाते हैं। वो किसने मुझे चाय नहीं कि हम पिलाई, देखिए, मेरा सम्मान सम्मान तो नहीं दे पत्रकार रहा। चाहता है और मिलना भी चाहिए उसको, लेकिन सामने वाले के संस्कार अगर वो नहीं देता, तो वो उसकी सोच है। वो उसकी सोच ही उसके साथ ही रहने बिल्कुल। दीजिए। क्योंकि हम अगर सम्मान न मिलने की वजह से खबर लिखें किसी के खिलाफ, जी। तो वो जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, और हम एक बहुत बड़ी अपनी विश्वसनीयता को भी खो देते हैं इस तरह से। बिल्कुल, वो पत्रकार से नहीं हाँ, मिलना चाहते तो हैं, वो ऐसे नहीं। पांडे जी कई अनुभव आए जीवन सर। में कि धमकियाँ भी मिली हैं, बहुत नोटिस भी और मुकदमे भी हमने झेले हैं। मानहानि के झेले हैं। तो ये भी एक मजा आनंद लेते हैं इसका भी हम। शुरू में तो मैं घबरा जाता था, कोई नोटिस आता था। अभी आप आए मेरे से पहले, तो आपके सामने किसी से नोटिस की ही बात चल फ़ोन रही पे थी। किसी कोई नोटिस की बात कर रहा था, तो मैंने बिल्कुल, कहा मैं तो नोटिस का स्वागत करता हूँ। बिल्कुल आपने। क्योंकि नोटिस का स्वागत वही पत्रकार कर सकता है जो नोटिस का जवाब देने में सक्षम है। बिल्कुल, यानी क्या कि बात हमारे पास हमने जो भी न्यूज़ छापी है, जो भी हम खबर का प्रकाशन करते हैं, उसके पूरे तथ्य हमारे पास होते हैं। नोटिस नहीं, हम मुकदमे का भी स्वागत करते हैं। लेकिन मुकदमा अगर चलेगा और वो हारेगा, तो फिर उसकी ही मानहानि होगी, उसकी वृद्धि होगी मानहानि में। तो हम तो एक अपना कर्तव्य निभाते हैं जो पत्रकार होने का है। सर, टीवी चैनल और अखबार में काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि अखबारों में लिख दिया जाता है सूत्रों के अनुसार, जी। या फिर टीवी पे भी अब अगर मान लीजिए ब्रेकिंग चलानी होती है, जिस तरह से मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादातर मैंने काम किया है सर। और अखबार में मैं आया था, तो अखबार में मैंने एक अखबार था, उसका नाम उत्तर केसरी था, जी। तो मैंने उसमें भी काम किया था। आपने भी सर मुझे एक बार ऑफ़र दिया था शुरू में, जी। पर उस टाइम मैं समाचार प्लस देख रहा था, तो नहीं कर पाया था। तो सर, जिस तरह से जैसे आपके अधिकारी होते हैं, वो अब खबरों को मतलब ना चलाने के लिए, या उसको टालते हैं कि बाइट हम लेट देंगे। अब तो सोशल मीडिया से पहले वैसे बाइट आ जाती है, हाँ जी। पर सर थोड़ा-सा लेट आती है, क्योंकि खबरें जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एकदम जाती हैं। और अखबारों में तो चलिए ठीक है सर, शाम तक वेट हो जाता है कि भई वर्जन आएगा जी। तो उसके बाद कर देंगे। पर टीवी चैनलों का सर एक मुसीबत ये होती है कि उनको ब्रेकिंग भेजनी होती है और उसे चलवाना पड़ता है। तो सर, बाद में अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई भी साथी हो, बेचारा वो अपनी खबर बनाता है, तैयार करता है और अधिकारियों से वेट करता है। तो सर, अब वो उसके पास ये मुश्किल हो जाती है कि मैं इसमें क्या, किस तरह से इस खबर को चलाऊँ या क्या प्रसारित करूँ? तो सर, आपका 29-30 साल का सर पूरा ये सफ़र रहा है। जी, जी। तो इससे आप सर अपने पत्रकार साथियों को, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, कोई जी। दिक्कत नहीं है सर। आप उन्हें क्या राय दे सकते हैं सर? मैं यही राय दूँगा, और ये राय नहीं है, ये पत्रकारिता का नियम भी है। सर। क्योंकि हमने जर्नलिज़्म पढ़ी है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमें अपने अधिकारों का तो पता होना चाहिए, कर्तव्यों का भी पता होना बिल्कुल चाहिए। सर। पत्रकारिता ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते बिल्कुल हैं। सर। लेकिन होता उल्टा है। उल्टा है। हम अधिकारों के प्रति तो बहुत सजग रहते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमें किस तरह से हम वो उनका भूल जाते हैं। निर्वहन करना चाहिए, हम उन्हें जानना भी नहीं चाहते, और अगर जान जाते हैं तो भूल जाते हैं। जी। है ना? तो पत्रकारिता का सीधा-सा नियम है कि आप किसी के भी विरुद्ध खबर दे रहे हैं या कोई भी खबर आप दे रहे हैं, तो उसमें सारे ही पक्ष आने चाहिए। क्योंकि आप किसी एक पक्ष के साथ नहीं हैं। दूसरी बात, कोई भी घटना घटती है, वो आप प्रथम दृष्टया उस घटना को अपने दृष्टि से देखते हैं, पुलिस अपनी दृष्टि से देखती है और पीड़ित अपनी दृष्टि से देखता है। सबकी दृष्टियाँ अलग अलग-अलग होती हो हैं। गई। तो आप उन तीनों ही दृष्टियों का समावेश कर एक ऐसी खबर बनाएँ कि आगे जाके जब उसकी विवेचना हो या उसका जो भी निष्कर्ष निकले, तो आप जब सारी चीज़ें हर बिंदु पर आप फोकस रखेंगे, तो आपकी खबर कभी गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल, आप ये। जी हाँ, सर। उसमें पक्ष आना चाहिए, और उसमें जिसके भी खिलाफ जा रही खबर, जो भी है, आरोपी है तो उसका भी पक्ष आना चाहिए। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर पुलिस की बाइट नहीं आती है, तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नहीं, देखिए, पुलिस की व्यवस्था ऐसा होता है कि कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो अधिकारी, छोटे से छोटा अधिकारी भी पहले उसमें व्यस्त हो जाता है। बिल्कुल। वो बाइट नहीं देगा, हुँ।
और अधिकारी खुद देना चाहते हैं कई घटनाओं में, पर कहीं भी वो अपना पक्ष खुद रखना चाहते हैं मीडिया के, तो वो बुला के भी आपको रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसी स्थिति में आप एक तो जो वहाँ घटना पर गए हैं, मौके पर गए हैं, तो वहाँ मौजूद लोग जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी बाइट ले लें, जो पीड़ित है उसकी बाइट ले लें, और अगर अधिकारी मिलता है तो बहुत ही अच्छा बहुत है, ही अच्छी बात और यदि नहीं भी मिलता तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पुलिस का ये कहना है, क्योंकि आपको पता तो चल ही है। जाता है कि बिल्कुल, पुलिस क्या बिल्कुल, कह रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, इतनी बातचीत तो वहाँ हो ही आपको जाती है। ऑन द स्पॉट भी हो जाती है। बिल्कुल सर। तो वो बात अगर आप कह देते हैं तो आपकी खबर पूरी तरह से हो जाती है, 100% हो जाती सर, अब हम आपके बचपन पे आते हैं। है। जी। जनता ज़रूर जानना चाहेगी, सर आपका बचपन कैसा रहा? आपको शुरुआत में ही जब आप छोटे थे, माता-पिता आपके, तो आपने डॉक्टर, वकील या फिर पुलिस लाइन, किसी भी मतलब और क्षेत्र में आपने सोचा नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँगा, या फिर आपके परिवार में कौन-कौन है सर? और किस तरह से आपकी जर्नी रही? मेरा जन्म धामपुर में हुआ है। सर, बड़ा प्रतिष्ठित शहर है धामपुर, और बड़ा समृद्ध शहर है, बिल्कुल, धार्मिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से भी, और जो सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है जनपद की, जनपद की। धामपुर को। मेरा जन्म वहाँ हुआ और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। कुछ परिस्थितियाँ बीच में ऐसी आई कि हमारा परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित था धामपुर का। बाबा जी हमारे पंडित बाबूराम शर्मा जी बहुत प्रतिष्ठित थे। जी, तो प्रतिष्ठा थी, लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि मेरे पिताजी जो है उनका होटल का व्यापार था, जी, और वो कुछ दिक्कतें हुई कानूनी, कोर्ट की, कचहरी की, वो सब बंद करना पड़ा और हमें आर्थिक अभाव झेलना पड़ा, उस टाइम। मुकदमे झेलने पड़े। हम बहुत छोटे थे उस समय, मैं और मेरा छोटा भाई। जी, तो सच बात तो ये है कि पत्रकारिता का बीज वहीं से पड़ गया था, क्योंकि अन्याय क्या होता है वो आप ये झेलते हमने थे। बचपन में ही देख लिया था। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ उस प्रकरण में। कुछ बताना चाहें सर तो आप बता सकते हैं। अब बात पुरानी हो गई है तो ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं, लेकिन ये है कि हमारा जो होटल था वो 100 साल पुराना किराए पर था, जी, और वो कोर्ट में विचाराधीन था। लेकिन 1990 की बात है ये। जी, भाजपा की सरकार आई थी और सारे विधायक उसमें भाजपा के बन गए थे। और तो उस समय क्या हुआ कि जो जिनका वो बिल्डिंग थी वो वैश्य परिवार के थे। तो हमारे पिताजी भी थोड़ा अलग सोच के थे, वो सेकुलर सोच के थे। जी, ऐसा नहीं कि बीजेपी के खिलाफ थे, जी, लेकिन वो सबको जोड़ के रखने वाला, कि क्योंकि सबको एक साथ सभी रखते हैं। हमारा सब परिवार इस तरह था कि सभी लोगों में हमारी प्रतिष्ठा थी, प्यार था। प्यार था। तो उस तरह से वो सभी को अपनत्व वाली भावना थी उनके जी, अंदर। तो उस समय ये हुआ कि उनका पक्ष लिया गया, जो दूसरे। दूसरा पक्ष था, जी, और रातों रात हमारे होटल पर बुलडोजर फिरा दिया गया। 1990 में। 1990 में, जब यहाँ जेसीबी मशीन भी नहीं होती थी, बाहर से मंगाई थी, और उसमें कुछ नेताओं की भागीदारी और कुछ मतलब अधिकारियों की भी भागीदारी उसमें रही थी। हम बहुत छोटे थे, बहुत कुछ हुआ। हमारे पिताजी को तमंचे की नोक पर जो है वो साइन कराए गए, और इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें हुई। हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर, अधिकारियों के चक्कर, हम क्योंकि उसमें गवाह थे, जी, उस समय वहाँ मौके पर मौजूद थे, तो हमारी गवाही होती थी, कोर्ट की गवाही होती थी। तो वो सारा जो सफ़र था, 2 ढाई 3 साल मुकदमा चला, वो बिल्कुल नेस्ता नाबूद जिसे कहते हैं परिवार हो जाता है, क्योंकि रोजी अगर किसी की छीन ली जाए तो उस घटना का मन पे बहुत प्रभाव पड़ा। वो बर्बाद हो जाता है वैसे भी। मैंने उस समय ये पाया कि सब पूंजीपति के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये मैंने उस समय बहुत कटु अनुभव किया। एक ऐसी स्थिति आती है कि आप, गरीबी अमीरी तो सबके जीवन में आती जी रहती सर। है, लेकिन अगर आप कमज़ोर से हो जाते हैं तो समाज का जो वर्ग ऐसा है ना कि जिसको आप आस लगाते हैं कि ये हमारी मदद कर देगा, वो मदद करने वाला पीड़ित के साथ नहीं होता, या जिसको ज़रूरत होती है उसके साथ नहीं होता, वो ताकतवर के साथ खड़ा होता है। ये इस जब एहसास हुआ मुझे, तो पत्रकारिता का जो जन्म हुआ अंदर से, बचपन में हुआ। हाँ, तब से मैंने लिखना शुरू किया। जो अच्छे लोग होते थे, जो ज़रूरतमंद पीड़ित लोग होते थे, मैं उनके साथ खड़ा होता था, मतलब सर उनके पक्ष में लिखता था, बात करता था, उनकी मदद करता था। कि मैं कैसे अपनी मदद। निजी जीवन का जो प्रभाव पड़ा, क्योंकि आज भी मैं कई बार, इतने साल बीत गए उस घटना को भूल नहीं पाते, तो कोई पीड़ित आता है इस तरह से तो मुझे वही अपना सब ध्यान आता है। सही बात है, पढ़ने की उम्र में आप, पढ़ाई का उम्र था आपकी, जी। खेलने कूदने की उम्र में आप कोर्ट कचहरी झेल रहे थे। हाँ, खेलने कूदने की उम्र हमारी बड़ी जिम्मेदारी रही, पारिवारिक व्यवस्था तो हमें मुझे संभालनी पड़ी। एक मैं घर का बड़ा था, बाबूजी अलग परेशान रहते वो थे। अलग बीमार हो गए, तो बड़ा संघर्ष का समय रहा। और एक समय ऐसा रहा, मतलब संकोच नहीं है इसमें, क्या बात है, परिस्थिति तो सबके साथ जी आती है, बिल्कुल सर। कि हमें मतलब रोटी के लिए भी तरसना पड़ा। तरसना पड़ा, और वो बहुत बुरा दौर था।
आज भी मैं उसको याद करता हूँ, तो वो हमारे परिवार के लिए बहुत बुरा दौर और था। ईश्वर की कृपा है सर। बुरा भी दौर था और सीखने वाला भी दौर था। फिर हमने सामाजिक कार्य शुरू किए, धामपुर में क्रियाकलाप शुरू किए, लोगों से जुड़ना शुरू किया, काम किया, हर छोटे आदमी के साथ, हर बड़े आदमी के साथ काम करवा, कई संस्थाएं बनाई, आज भी वो संस्था चल रही हैं, आज भी चल रही है। आज भी वो चल रही हैं, हमने शुरू की, आज भी चल रही हैं। कैसी सर, कुछ आप जनता को बताना हमने, जब मैं 14 साल का या 12-13 साल का था, बाल खेल संस्था बनाई, चाहिए? जी जो सामाजिक काम करती थी। जी। गर्मियों में हम प्याऊ लगाते थे अच्छा। और इस तरह के कई सामाजिक काम करते थे। लोगों से हम सहयोग लेते थे, जो सक्षम लोग होते थे, किसी गरीब कन्या का अगर विवाह हो रहा तो उसमें उसका सहयोग करते थे। जो भी हो सके। एक सिख समाज के हमारे बहुत गरीब व्यक्ति थे, उनकी बहन की शादी थी, तो उन्होंने हमारे सामने बात रखी, तो हमने सब लोगों से ये चर्चा कर की, और उस लड़की की शादी इतनी शानदार हुई धामपुर में, किसी ने फ्रिज दे दिया, किसी ने वॉशिंग मशीन दे दी, किसी ने बेड दे दिया, सब ने बहुत, और किसी ने खाना कर दिया, क्योंकि समृद्ध धामपुर समृद्धता का प्रतीक है। वैश्य परिवार, व्यापारी लोग हैं वहाँ, और बड़ा खुल के वो काम करते हैं। ये मैं धामपुर के सभी व्यापारियों को, वो खुल के दान करते हैं, तो इसमें पीछे नहीं हटते हैं, अच्छे से काम करते हैं, अच्छे सेवा से भाव का काम करते हैं। तो हमारा, हम तो माध्यम बने उसका, लेकिन वो इतनी शानदार शादी रही कि शायद ही कोई इतना बड़ा आदमी इतनी बड़ी शादी कर पाता। उस समय दहेज का सारा सामान दिया गया था, बर्तन, ये वो सब चीजें दी गई, और बहुत बारात का अच्छे से, तो बहुत संतुष्टि मिलती थी ऐसे काम करने से। और देखिए, मैं एक बात ये कह दूं सब लोगों से, जी सर। जब हम बुरा काम करते हैं तो हमारी आत्मा पे एक बोझ बन जाता है, मतलब खुद की दृष्टि में हम गिर जाते हैं। और जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत शांति मिलती है। तो मैं इसलिए सभी लोगों से ये कहता हूँ कि भाई, आए हो इस जीवन में, मनुष्य की योनि मिली है, तो अच्छे काम कीजिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। पत्रकारिता ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में, पुलिस में हो, नेतागिरी में हो, या जो भी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं, जहां भी हैं आप, अच्छा काम कीजिए। पैसे के पीछे इतना क्यों भागते हो? धन तो उतना ही मिलेगा ना जितना भाग्य में होगा। मतलब ये मेरी तो अपनी विचारधारा यही है सर। डॉक्टर पंकज भारद्वाज जी ने 90 में ही बुलडोजर देख लिया था जी। जब, अब आप, इतना वर्ष हो गया आपको सर, और आप खुद भी एक संपादक हैं, आज लिख सकते हैं आप सर। और सीधी सी बात है, और इतने साल बाद, और जब आप, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, पर वो किसी सही तरीके से बुलडोजर चलवाते हैं, वो तो आप जान रहे हैं, पर फिर भी कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है कि सब जगह ही सही हो जाता है, कहीं कहीं अधिकारी भी बात सही नहीं रख पाते। अब जो आप यहाँ से भेजोगे रिपोर्ट, वही उनको पता होगा। तब आप सर आज के समय पे वो बुलडोजर देखते हैं तो कैसा प्राप्त होता है सर? देखिए, वो बुलडोजर जो हमारी बिल्डिंग में चला था, वो चला था कमजोर के खिलाफ। आज जो बुलडोजर चल रहा है, वो चल रहा है गुंडे माफियाओं के खिलाफ, और गुंडे माफियाओं पे बुलडोजर चलना चाहिए। जनता भी तो यही चाहती है। मैं किसी पार्टी के या किसी नेता की प्रशंसा नहीं करूंगा, लेकिन आखिर क्या चाहिए जनता? हमारा काम भी नहीं है भाई, सुरक्षा, क्या सुरक्षा का जो वातावरण है वो तो चाहिए, वो चाहिए। सुरक्षित हम रहेंगे तभी तो अच्छे से खा कमा पाएंगे। तो जो आज का बुलडोजर चल रहा है, वो हो सकता है कि वो प्रशासनिक लापरवाही से या किसी छोटे स्तर के कर्मचारी की लापरवाही से वो किसी गलत बिल्डिंग पे चल जाता हो, ये कई बार हो जाता है बात। लेकिन जो एक आम धारणा है, या जो एक आम कार्यशैली है शासन की, योगी आदित्यनाथ जी की, मैं साफ नाम, सीधी सी बात ये कहेंगे, तो वो उद्देश्य ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये मुहिम वाकई में सर बढ़िया चलाया है कि जो भी गुंडे माफिया, आपने बहुत अच्छी बात कही सर। मैं ये कहता हूँ, अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ प्रदेश का, तो मैं भी यही करूंगा, क्योंकि गुंडा अगर है, वो गुंडा केवल अपने घर का गुंडा या अपने शहर का गुंडा नहीं होता। गुंडा सिर्फ गुंडा होता है, वो सिर्फ समाज का नुकसान करता है, खुद के परिवार का भी करता है। ये बात सही है सर, बिल्कुल, क्योंकि किसी गरीब के यहाँ तो चलते हुए नहीं दिखा है, ये हमेशा किसी कोई बहुत बड़ा ही गुंडा ही है। लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा पांडे जी, कुछ गुंडे ऐसे भी हैं जो सफेद पोश गुंडे हैं, सरकार को उनकी भी एक सूची बनानी चाहिए। ये एक आवाज है, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, भय मुक्त वातावरण के साथ साथ ये भी सुरक्षा होनी चाहिए कि कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए किसी के, चाहे वो किसी भी पार्टी गुंडा किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति बिरादरी, किसी भी धर्म का हो, गुंडे की जाति सिर्फ गुंडा है। बिल्कुल सर, ये मेरी धारणा है। सर फिर से हम एक बार आपसे बात करेंगे, कोई आपका बचपन का दोस्त जो आपको आज भी याद हो,
मैंने कहा मेरी दोस्ती, जैसे संघर्ष का समय निकला, मेरी दोस्ती पुस्तकों से हुई। बस। मेरी दोस्ती, मैं बुजुर्गों के साथ बैठा, मैं उस समय भी अपने से 30 40 50 साल उम्र ज़्यादा लोगों के साथ बैठना स्टार्ट कर दिया। और मुझे अच्छा लगता था उनकी बातें सुनना, और मेरे अंदर गंभीरता आई। उन्होंने वो जो इतना लंबा जीवन जिया, वो मैंने बहुत छोटी अवस्था में उनसे प्राप्त कर लिया। अनुभव ले लिया। तो मेरी दोस्ती, वैसे दोस्त पढ़ने वाले बहुत सारे थे, खेलने वाले भी बहुत सारे थे। मैंने जैसा आपको बताया कि खेलने का तो कोई अवसर ही नहीं मिला, लेकिन जो भी आस पड़ोस के दोस्त थे, या तो सभी आते हैं, किसी एक का नाम लूँगा तो बहुत सारे नाराज़ हो जाएंगे जो दिल के करीब हैं। आज भी उनसे मेरा कांटेक्ट बना रहता है, संपर्क बना रहता है, और मुझे अच्छा लगता है। वो भी अपने अपने, कोई व्यापार कर रहा है, कोई अधिकारी बन गया है, वो जहाँ भी है बातचीत होती रहती है। पत्रकारिता जगत में कोई सर अच्छा दोस्त आपका? पत्रकारिता में मेरे साथ दुर्भाग्य रहा कि दोस्त ही नहीं बन पाए। एक तो मुझे पत्रकारिता में कोई गुरु नहीं मिला, और एक कोई दोस्त नहीं मिला। ऐसा क्यों? इसे दुर्भाग्य का हो, अब ये मैं कह नहीं सकता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गुरु, मेरा मानना है कि गुरु ऐसा होना चाहिए कि आपसे तो श्रेष्ठ ही होगा ना। बिल्कुल। और मेरे अपने मानक भी हैं कि किसको गुरु बनाना चाहिए, किसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। दिल से गुरु, हृदय से बिल्कुल गुरु, सही कह रहे हैं आप। उसकी जो गुणवत्ता है, जो गुणी है, वही गुरु है। तो मुझे कोई ऐसा मिला नहीं, दिखा नहीं, मेरे हृदय ने उसको स्वीकार नहीं किया गुरु के रूप में, क्योंकि मेरा मानना है कि गुरु कोई इंसान नहीं होता, गुरु तो एक तत्व है, और काम कराने वाला ईश्वर होता है। आपको किस क्षेत्र में भेज दे, क्या काम करा ले, क्योंकि मेरी ये अपनी व्यक्तिगत धारणाएं हैं कि हम इस जीवन में आए हैं तो कोई उद्देश्य लेके आए हैं, खाली ये कोरा जीवन जीने नहीं आए हैं सर। तो उसी उद्देश्य के साथ चल रहे हैं, और पब्लिक इमोशन के माध्यम से भी, और सामाजिक अपनी गतिविधियों के माध्यम से भी यही प्रयास है कि अच्छा कार्य हो, और केवल अच्छा कार्य ना हो, कि हमारे संपर्क में जो भी आने वाले लोग हैं, देखिए दुष्प्रवृत्तियां आ जाती हैं, कई बार संगत से, कई बार संस्कारों से दुष्प्रवृत्तियां आ जाती हैं। तो उद्देश्य ही रहता है कि उन्हें समझाया जाए, उनके साथ बैठा जाए, अच्छी बातें बताई जाएं। इसमें तो कुछ खर्च ही नहीं होता, अच्छी बातें बताई जाएं। खाली अखबार में लिखने से कुछ काम नहीं होता। मैं कई कार्यक्रमों में जाना आना लगा रहता है, लगातार हमारे इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं, वहाँ भी यही संदेश देते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज राजनीति को तो अलग कर दीजिए, ये दुर्भाग्य है कि राजनीति पे ज़्यादा चर्चा होती है, सामाजिकता पे कम चर्चा होती है। समाज से ही राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र से ही राजनीति है। राष्ट्र पहले है, सब चीज़ें बाद में है। तो हमारा ये कर्तव्य है, कम से कम मैं मानता हूँ कि बुद्धिजीवियों का, पत्रकार हुए, वकील हुए, डॉक्टर हुए, हम सब बुद्धिजीवी हैं। हम यहाँ धन कमाने नहीं आए सर, धन तो हमें उतना चाहिए जितनी व्यवस्था चल सके हमारी। मेरा निजी और व्यक्तिगत तो यही उद्देश्य है, मुझे घर का खर्चा चल सके, और अपना घर और हमारे जो कर्मचारी स्टाफ, ये सारी व्यवस्था आप भी करते हैं, सब करते हैं, ये व्यवस्था चले, और चलेंगी कहाँ से? सब जनता से और लोगों के सहयोग से चलेंगी, ये चलती रहे। लेकिन हमारा एक उद्देश्य है कि समाज में सुधार हो। ये आत्महत्याओं का जितनी दर बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है? घर घर में तनाव है, व्यक्ति में तनाव है, आप सड़क पे देख लीजिए, तनाव है, लोग तनाव में एक्सीडेंट कर दे रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं, लोग घर परिवारों को बर्बाद कर दे रहे हैं। ये भी काम की जरूरत है। पत्रकारिता का सबसे बड़ी आज जरूरत यह है कि सारा फोकस फिल्मी दुनिया पर, क्रिकेट पर, राजनेताओं पर रहता है। अपना कैमरा इधर नहीं करते, समाज की तरफ, जनता की तरफ नहीं करते। जनता को सिर्फ तमाशगीन बना दिया गया है। जबकि सर आप भी जान रहे हैं सर, आपका भी काफ़ी अनुभव रहा है, मेरा भी थोड़ा बहुत रहा है सर। जी जी। मैं भी 2009 से स्टार्ट हुआ हूँ। हाँ जी। तो आपसे तो काफ़ी जूनियर हूँ सर मैं, पर कोई बात नहीं, वो तो पर सीधी सी बात है सर, अनुभव आप ही लोगों से लिया है हमने, और भी हमारे बहुत सारे सीनियर, पर गुरु मैंने भी सर किसी को कभी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे हृदय से कभी कोई प्रिय नहीं लगा। आपको भी नहीं लगा कि हाँ कोई प्रिय लगे भाई कि मैं इसे बना सकूं। सर मैं, आपने कहा खेल जगत, राजनीति, और सही बात है, और यही लोग, अभी आपने एक बात ये भी कही कि हम पत्रकार हैं, और पत्रकार, भाई सीधी सी बात है, देखिए हमारे स्टाफ का खर्चा, हम जिसे छाप रहे हैं लेख को, पेट्रोल खर्चा, ये सारी चीज़ें होती हैं, तमाम पत्रकारों के साथ होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए सभी एक जैसे पत्रकार होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर सर सीधी सी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर आपकी मानसिकता क्या कहती है इस बारे में, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि सर अब लोग ये कहने लगे हैं, जैसे ही आप पहले के ज़माने में, मैं आज आपको बताऊं लगभग 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ, अगर आपने एक सम्मान वाली भी बात कही थी कि सम्मान, पत्रकार सम्मान जरूर चाहता है,
सही बात है सर, आप उसे पानी पूछ लीजिए, वो कुछ नहीं मांगेगा, कम से कम गया, बैठे, पानी तो पिलाया। पर आज के समय पे सर, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो खेल जगत में हो या कोई भी हो, जहाँ पत्रकार ने फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए सर, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि मैंने अपना एक आम बात बता रहे हैं हाँ, आप। मैं एक आम बात बता रहा हूँ, मेरे साथ कभी नहीं हुआ और मुझे सम्मान मिला ही है। और जिसने सम्मान नहीं दिया, मैंने उसको दोबारा फ़ोन भी नहीं किया, बात भी नहीं की, मैंने छोड़ दिया है। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, वो अपनी मानसिकता रख रहे हैं, मैं अपनी बिल्कुल। रख रहा हूँ। कभी अगर बुला और फिर सर कभी उन्होंने मुझे बुलाया भी है, तो मैं दोबारा हाँ, गया भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बिल्कुल। घृणा पाल ली कि यार इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, तो मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। पर मैं जिस तरह से अब सर बहुत सारे पत्रकार, आप जान ही रहे हैं, सब पत्रकार ही हैं, हाँ, हम क्या कह सकते हैं। पर यह है कि पत्रकार तो पत्रकार है सर, मैं कभी किसी को नहीं मानता कि अगर मुझे लगता है कि उसने पत्रकार कह दिया तो ठीक है सर, बिल्कुल। पत्रकार है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ सर, आपका सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कर रहा हूँ। मैं सर इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो फ़ोन करते हैं और वो सामने वाला एक कहता है यार ये लुटेरे आ गए, ये शब्द बहुत बड़ा है सर, पत्रकारों के नाम पे ये बात लगा दी जाती है। अब अधिकारियों को भी फ़ोन करो तो अधिकारी पता नहीं क्यों कटने लगते हैं। तो सर समाज में ये मैसेज जो है वो गंदा जाता है सर। नहीं, ये आपका बहुत ही आज के दौर का सबसे ज्वलंत प्रश्न है पत्रकारिता के लिए। सर जो हम सब लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, जो असल पत्रकार हैं। सर देखिए, बाजार में गहने नकली भी आते हैं, असली भी आते हैं। हर चीज़ असली है तो नकली ज़रूर है, उसका डुप्लीकेट ज़रूर बन जाता है। देखिए, समाज में जो पत्रकारों के नाम पे घूम रहे हैं लोग, तो ज़रूरी नहीं वो सब पत्रकार हैं, सर है ना? आज यूट्यूब भी चल रहे हैं, चैनल भी चल रहे हैं, अखबार भी चल रहे हैं और मैं कहता हूँ, मैं उनकी विश्वसनीयता पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, असली फर्जी पे भी बात नहीं कर नहीं रहा। कर रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपके प्रति धारणा सही नहीं है, देखिए आप किसी के विरुद्ध खबर लिखते हैं, वो आपकी प्रशंसा नहीं करने का, नहीं करेगा लेकिन आपको पत्रकार तो मानेगा। जी, कि अगर भाई ये खबर छाप आपके प्रति चला दे। किसी के मन में गलत बात आ रही है या गलत शब्द का उच्चारण आपके प्रति कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप वो सम्मान नहीं कमा पाए। देखिए, सम्मानित वो है जिसका सम्मान स्वतः ही, उससे सम्मान का लगने भाव लगे आए बिल्कुल। स्वतः ही। और वो कब आएगा? जब आपके कर्म अच्छे होंगे, आपकी कार्य प्रणाली अच्छी होगी। आपने ये बात कही कि जब पत्रकार फोन करता है तो बचते हैं लोग, उसके पीछे की दो कारण है। सर एक तो धन की लोलिपता, लोलिप्सा जो है कि धन की, मुझसे धन मांगने आएगा। कि ये विज्ञापन के नाम पे कुछ मांग लेगा। दूसरा ये कि बिना मतलब परेशान करेगा, कुछ ना है कुछ ना? कुछ पूछेगा। ना कुछ कारण इसका है आने का। तो एक तो कारण ये है और दूसरी सबसे बड़ा कारण एक और भी है। मैंने 1996 से पत्रकारिता की सर शुरुआत की थी, तब बहुत चंद ही पत्रकार होते थे। एक शहर में 2 से 4-5 पत्रकार होते थे बस, सर इससे ज़्यादा पत्रकार नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी नगर में हुए हैं तो 10, हमारे धामपुर में 10-12 पत्रकार थे, नजीबाद में भी 10-12 पत्रकार बिल्कुल। थे, बिजनौर मुख्यालय पे भी 15 से 16 पत्रकार से ज़्यादा नहीं थे। जी। तो उस समय के जो डीएम और एसपी आते थे, तो वो हमें जब आते थे ट्रांसफ़र होकर, तो वो हमें खुद फ़ोन करते थे। नंबर लेने के बाद अपने पीआरओ से या अपने सहायक से नंबर लेते थे और हमें खुद टेलीफ़ोन करके बुला लीजिए। बुलाते थे वो वहाँ, या सूचना अधिकारी के माध्यम से बुलाते थे। वो एक जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, फिर वो अलग-अलग भी हम लोगों को बुलाते थे फ़ोन करके। आज की स्थिति क्या है? कोई डीएम या एसपी आता है, कितने लोग पत्रकार बन करके एक गुलदस्ते लेकर के पहुंच जाते हैं स्वागत करने के लिए स्वतः ही, बिल्कुल। और वो उनको नाम से भी नहीं जान पाते। ये सच्चाई है। हाँ, ये कौन है? तो उसका उद्देश्य क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई अधिकारी नया आता है आपके जनपद में, हम पत्रकार होने के बावजूद ठीक है उनसे मिलें, शिष्टाचार भेंट करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम गुलदस्ते या उपहार लेकर के जा रहे हैं उनके पास, ये हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये काम हमारा है? ये काम हमारा बिल्कुल क्या नहीं। पत्रकार का काम ये है? आप जब किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं, तब भी आपकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा होता है। ऐसे बहुत सारे दौर आते हैं महत्वपूर्ण पांडे जी, और आज के दौर में तो खुला चल रहा है। जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि विपक्ष आरोप लगाता है पत्रकारों पे। देखिए, गोदी मीडिया ये शब्द आया है ना? ये चला है, जी। ठीक भी है, लेकिन वो कुछ नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे ही कुछ मीडिया हाउस आप ये कह सकते हैं, जो क्षेत्रीय मीडिया है उस पर ये आप आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जो भीड़ बढ़ी है, उस भीड़ में जो पत्रकारिता के नाम पे खुद को पत्रकार कह रहे हैं, लेकिन मैं उनको तथाकथित पत्रकार कहूंगा, जी। उन्होंने स्तर बहुत इसका खराब किया है, जिससे जो असल पत्रकार हैं उनकी भी छवि खत्म हुई, उनकी छवि भी प्रभावित हुई है। खत्म तो और नहीं हुई। प्रभावित क्या हुई है, मैं सच बताऊं, मुझे तो खुद ही पसंद नहीं है कि मैं जाके किसी से मिलूं। आपकी सर बात मैं रोक के कहूंगा,
आप यकीन, अब देखिए पूरी जनता देख रही है, आपको भी और मुझे भी। जी जी मैं सर पिछले जो डीएम साहब आए थे, पिछले की बात कर रहा हूँ, जी, और अमित एसपी, अग्रवाल जी। हाँ एसपी साहब आए थे, मैं ना उनसे मिला कभी, और ना ये दोनों अभी एसपी साहब हैं और डीएम साहब हैं, हाँ मैं कभी नहीं गया उनसे मिलने के लिए कि आप, मैं आपसे मिलने आया हूँ और मैं अजय पांडे हूँ और मैं पत्रकार हूँ। जी सर मेरा मानना यह है कि अगर आप पत्रकार हो सही में, तो आपकी इस खबर और आपकी जनता की सेवा और सही मन से, जो आपने सर बताया कि आप सही मन से काम करिए, तो आपको दुनिया जानेगी। मेरा उद्देश्य यही है सर कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि सही उद्देश्य से काम करूँ। अधिकारियों को क्या है सर, ये आज हैं कल नहीं रहेंगे। बिल्कुल संबंध अगर देखिए, सीधी सी बात, वो अधिकारी हमारी खबर देख रहे हैं अगर, तो वो भी समझेंगे कि पत्रकार भाई है, कभी आया नहीं मेरे पास, क्योंकि सर हमें उनसे कोई लालच ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें कोई लालच हो तब तो हम जाके गुलदस्ता दें नहीं, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाह रहा सर हूँ। बिल्कुल देखिए, अधिकारी भी समाज का ही हिस्सा है, वो भी व्यवस्था को चलाने का काम बिल्कुल करते हैं। सर, अधिकारी कहीं बाहर से थोड़ी आते हैं, नहीं, अधिकारी भी तो हमारे बीच के ही हमारे बीच व्यक्ति के ही हैं। हैं। हमारे भी व्यक्तिगत, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, बहुत सारे अधिकारियों से हमारे व्यक्तिगत संबंध है, बिल्कुल सर, होते निजी ही हैं, संबंध है, बिल्कुल घर होते के हैं, भी संबंध बिल्कुल सर, है, परिवारों का भी आना जाना है। बिल्कुल सर, आज भी वो चले गए बिजनौर से पर अलग अलग जिलों में, संबंध है, लेकिन आते हैं, फोन भी होती है, बातचीत होती है, सब इसमें कोई गलत भी नहीं है। नहीं बिल्कुल सर, निजी संबंध आपके कहीं निजी भी बन संबंध सकते है, हैं, सही समाज बात, के लोग हैं, बिल्कुल कहीं सर, बाहर से थोड़ी आ रहे हैं। बिल्कुल लेकिन जब हम एक उद्देश्य के साथ संबंध बनाते हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं। सर, देखिए, अपना सम्मान मत खोइए। आप ये बात कहते हैं पत्रकार कि हमें सम्मान चाहिए, वो हमें सम्मान नहीं मिल पा रहा। आप स्वयं का सम्मान नहीं कर रहे, सही बात, आप खुद का सम्मान खुद ही नहीं कर रहे, तो दूसरे से आप अपेक्षा क्या करेंगे। नंबर दो, देखिए, पत्रकारिता आप करते हैं ना, पत्रकारिता का भी अपना एक सम्मान और गरिमा है। मैं तो ये कहता हूं कि इसकी गरिमा को तो बचाओ। बिल्कुल, मैं ये जो बात कह रहा हूं, किसी के विरुद्ध नहीं कह रहा, हाँ, या किसी की आलोचना नहीं कर रहा, हाँ, कि और ये मतलब मुझे किसी हक है, बिल्कुल, मुझे ये हक है, क्योंकि पत्रकारिता को मैंने अपना जीवन दिया है। अगर मैं पत्रकारिता पे बात नहीं करूंगा तो कौन कौन करेगा। करेगा? मैंने, सब जानते हैं, मैंने आज तक पत्रकारिता में जिस तरह से काम किया है, अपने मेरे अलग सिद्धांत हैं, समाज सब जानता है। जी, तो मुझे बहुत बेचैनी हो जाती है, मैं ये अपने मन सब की बात कर ये रहा हूँ, सब देख के, ये सारी व्यवस्था देख के। और कई बार क्योंकि हैं तो सब अपने ही लोग, किसी को बुरी भी लगेगी, तो बोलना तो पड़ेगा, लेकिन आज नहीं तो कल, बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर चुप रहेंगे तो सारा सत्यानाश हो जाएगा पत्रकारिता का। बिल्कुल सर, मैं ये जो बात मैंने की कि अधिकारियों को इस तरह से नहीं करना चाहिए, मिलना चाहिए, शिष्टाचार भेंट करनी चाहिए, लेकिन ये जो गुलदस्ते लेके और ये अनावश्यक उपहार लेकर, या दूसरी तरह से कई कार्यक्रमों में मैं देखता हूँ कि किसी कार्यक्रम में कोई अधिकारी आ जाए या कोई नेता आ जाए, तो वहाँ कितना ही बड़ा बुद्धिजीवी, कितना बड़ा साहित्यकार या कितना ही बड़ा विद्वान व्यक्ति बैठा हो, उसको एक किनारे कर देते हैं और सब लोग अधिकारियों की तरफ भागने लगते हैं। बल्कि अधिकारी भी नहीं चाहता। नहीं चाहता, मैं आपको सही बताऊं, मेरी कई अधिकारियों से बात होती है, वो खुद कहते हैं कि ये गलत है। क्योंकि देखिए, चापलूसी की भी एक सीमा होती है ना, बिल्कुल सर, आप अति करेंगे तो हर चीज की बुरी होगी, और चापलूसी से आप कुछ पा नहीं सकते, कुछ नहीं, अपनी छवि खराब कर लेंगे। और अधिकारी वो समझते हैं, आज पत्रकारिता में कम से कम ये हो रहा है, राजनीतिक लोगों की चापलूसी हो रही है, प्रशासनिक अधिकारी की चापलूसी हो रही है, और उसकी आड़ में कुछ लोग अपने अलग अलग तरह से धन अर्जन करने में लगे हैं। कुछ ना कुछ बिजनेस चला दिया कोई है बिजनेस चला रहा है, कोई धन अर्जन कर रहा है, कि मैं, लेकिन वो बहुत अल्प समय अवधि के लोग होते हैं। उनको आने वाले समय में अगर पत्रकारिता पे इतिहास लिखा जाएगा तो उनका नाम ऐसे लोगों का कहीं दर्ज नहीं होगा, ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, बल्कि सही बात है, अधिकारी समझ जाते हैं कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, वो समझते हैं, क्योंकि वो सीधी सी बात है सर, पढ़ लिख इंसान की पहचान उसके काम से होती है काम ना। से होती है, आप अपने काम में 100% दीजिए ना, 100% अपने काम में दीजिए, आप अपनी शिद्दत के साथ, जो आपका काम है, आपकी खबर चलेगी, आप अच्छे मुद्दे पर बात करेंगे, तो अधिकारी आपको नाम से जानेगा, भले ही चेहरे से ना जानता हूँ। बिल्कुल सर। सर, डॉक्टर पंकज भारद्वाज जी बिजनौर में एक नाम नहीं, एक बहुत बड़ी पहचान है अरे, ये तो सर। आपका ही बड़ापन है। नहीं सर, बिल्कुल, आप वाकई में पत्रकारिता जगत में आपने एक बहुत अपना बचपन से आपने एक अहम सोच लिया था कि मैं कुछ ना कुछ, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार हुआ है मैं किसी और पे नहीं होने दूंगा, तो ये आपने सोचा था, और आज सर आपने कहीं ना कहीं तक वो हासिल किया भी है सर। और पब्लिक इमोशन, एक आपने नाम नहीं, एक पहचान दी सर। पब्लिक इमोशन का विजन क्या है सर? विजन तो मैंने पहले ही साफ कर दिया। एक और बात मैं जोड़ूँ, आपने सर विजन की बात की है। बिल्कुल सर, देखिए, अखबारों से
साहित्य गायब होता जा रहा है। मैं मूलतः साहित्यकार भी हूँ, आप सर। जानते हैं, मैं कथाकार हूँ, कहानी के क्षेत्र में काम किया है। तो मैंने ये पाया कि साहित्य भी एक पत्रकारिता का हिस्सा है हिस्सा है। और समाज में उसकी बहुत मतलब मांग है एक। बिल्कुल, अब पहचान भी सर अब नहीं और रही, अब लोग हिंदी निकल साहित्य का जो भी उद्भव हुआ है सर। उसमें हिंदी के पत्र पत्रिकाओं का बहुत योगदान रहा। सर, आज जो नए लेखक आ रहे हैं उन्हें मंच नहीं मिल रहा था, तो सबसे पहले तो पब्लिक मोशन में मैंने साहित्य लोक के नाम से एक पृष्ठ दिया है जिसमें पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ विदेश के भी जो हिंदी साहित्यकार हैं, जी, हिंदी साहित्य की समृद्धि के लिए काम करने का मेरा लक्ष्य है। पत्र उसका, हमारा पब्लिक मोशन उसका एक जरिया है। हम साहित्य लोक के पब्लिक मोशन के बैनर पर ही एक कार्यक्रम करते हैं, प्रति माह प्रतिमा। कार्यशाला होती है, वो हिंदी कविता पर, छंदबद्ध कविता पर। उसमें सिखाया भी जाता है, साहित्यकारों को सम्मानित, देश के किसी भी कोने से साहित्यकार आते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। एक तो साहित्य के क्षेत्र में अखबार काम कर रहा है, दूसरे जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें धन चाहिए लेकिन उतना जितनी व्यवस्था है हमारी चल जाए, क्योंकि चलाने वाला ईश्वर है, ये मेरी मूल धारणा है। मैं पूर्णतः ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ। और देखिए, अनैतिक कार्य हमें करना पड़े तो फिर गुंडे, जो मैं गुंडों की बात कर रहा था या बदमाशों की बात कर रहा था या अपराधियों की बात कर रहा था, तो अगर हम पत्रकारिता में रहकर भी अनैतिक कार्य करते हैं या दूसरी तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरी बात समझ रहे समझ होंगे, रहा हूँ मैं सर। तो फिर कोई ये फायदा जनता नहीं, को समझना फिर ज़रूरी है कोई क्योंकि फायदा, कोई लाभ नहीं। क्योंकि देखिए, पत्रकारिता बहुत साफ सुथरी चीज है। आप खुद गंदे हैं तो गंदी चीज अगर साफ सुथरी चीज में आएगी तो क्या होगा बताइए? वो उन्हें भी गंदा कर रहा है। वो उन्हें भी गंदा करने का प्रयास करेंगे। तो मैं ऐसे लोगों से आह्वान करता हूँ जो सही मायने पत्रकारिता कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मैं अकेला कर रहा हूँ, बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं। किसी एक का नाम लूंगा तो ये भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका नाम है, उनका सम्मान भी है। सम्मान भी है। लेकिन जो गलत लोग हैं वो, उनका उद्देश्य ही नहीं कुछ, उनका उद्देश्य तो यह है कि उन्हें पैसे चाहिए, धन चाहिए, तो वो उसी उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों के अपने सैद्धांतिक उद्देश्य हैं कुछ, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जनता तय करती है, लोग तय करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। मैं खुद आपको बताऊं सर, अपनी बीती हुई बात में आपको, आप जब डिस्कस हो रही है जी तो जी लगभग कुछ 2021-22 के बाद मैं किसी निजी घर के कारण की वजह से जी मैं कहीं बाहर चला गया था। और अब इन 2-3 सालों में जब मैं यहाँ रिटर्न आया तो फिर मैंने अपने घर बनाने का काम चालू किया। मैंने घर, मैं उसमें बिजी हो गया और घर के काम, मतलब घर की किसी दिक्कत में फंसा रहा। हम्म, और जब सर मैं अब सामने आया हूँ और पत्रकारिता मैंने करना चालू किया तो नए नए लड़के मुझे मिलने लगे, तो मुझसे कहने लगे भाई कोई दिक्कत हो तो आप बताना। मतलब सर भीड़ सी मैंने देखी हम्म, तो मुझे एक अलग सा अनुभव हुआ कि जो हमारे पुराने जितने भी साथी थे, जितने भी पत्रकार, भाई मैं उन्हें भाई, बड़ा भाई कह लूँ हाँ या दोस्त कह लूँ, मतलब आप लोग भी हमारे बड़े ही हैं, तो सीधी सी बात है सर, मतलब मैंने वो स्तर गिरता हुआ वाकई में काफ़ी देखा है जो आपने अभी कहा। और ये बात सही है सर कि कहीं ना कहीं एक मछली तालाब को पूरे तालाब को ही गंदा कर गंदा देती। करती थी। तो ये बात सही है सर, कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे, किसी का नाम भी नहीं ले रहा मैं, और ना ये कह रहा हूँ कि कौन पत्रकार है और कौन नहीं है, हम इस पर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि डॉक्टर भारद्वाज जी आज इस मकाम पे, और उन्होंने साहित्य जगत को एक मंच दे दिया, जी ये बहुत अच्छी बात है सर। नहीं, मैं क्या मंच दूंगा, मैं तो खुद एक साहित्य साधक हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है, इस तरह का मेरा प्रयास है कि साहित्य के भी लिए काम हो। सर फिर भी कोई, मैं नहीं मानता कि कोई अखबार पेज दे देगा। मैंने पूरा पेज एक सप्ताह में हमारा समर्पित रहता है हिंदी साहित्य के लिए, और इसके अलावा सभी का स्वागत रहता है। जो भी साहित्य को रचने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, उनका स्वागत रहता है कि आप अपनी रचना, और उसमें गलतियां होती तो हमारी एक टीम है वो उसको सुधार करके उनको बताती भी है कि आपने ये गलती जी। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो भेज दिया वही छपेगा, छपेगा स्तर ही यही, लेकिन उनको बताया जाएगा। एक ऐसी हमने टीम बना रखी है, मनोज मानव जी हमारे साहित्य संपादक हैं, जी। और 2-3 लोगों की एक्सपर्ट की टीम है जो हिंदी के बड़े विद्वान हैं। उनको कॉल करती है कि आपकी ये रचना हमें मिली और इसमें ये त्रुटियां हैं, ये आप सुधार लीजिए। सर आप हमारी जनता को एक बार ये भी बताएं कि पब्लिक इमोशन कहाँ से प्रसारित हो रहा है और कहाँ कहाँ इसकी कॉपी मिल पाती है और कैसे कैसे। देखिए, पब्लिक इमोशन बिजनौर जनपद मुख्यालय से ही, यहाँ श्याम विहार कॉलोनी है, स्टेशन चौराहा, सर यहीं से इसकी प्रेस है, यहीं से छपता भी है, और हमारा भी डिजिटल चैनल आ गया है आपकी तरह, अच्छा, पब्लिक इमोशन डिजिटल। बिल्कुल सर।
और जहाँ तक प्रसार की, ये पूरे जनपद के साथ साथ अमरोहा और हरिद्वार भी हमारा अखबार जा रहा था, लेकिन अभी किसी कारणों से बंद हुआ है। जी। मुरादाबाद आसपास के, क्योंकि शाम के अखबार की एक अपनी सीमा होती है जाने की, बिल्कुल सर। हमारे पास 1.5 घंटा। लेकिन जब से ये आपका इंटरनेट के जरिए या पीडीएफ के माध्यम से सब जगह ऑनलाइन पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ, मैं ये बताना चाहता हूँ अपने पाठकों को बिल्कुल भी, सर। क्योंकि कई बार ये होता है ना, भले ही बिजनौर से रहा है लेकिन पाठक हमारे बेंगलोर में भी है, जनपद बिजनौर के लोग बम्बई भी रहते हैं। उन्होंने एक बम्बई में ग्रुप बना रखा है, पब्लिक इमोशन पाठक ग्रुप। ऐसे ही बेंगलोर के बच्चों ने जो यहाँ नौकरी करते हैं बेंगलोर में, उन्होंने, क्योंकि उन्हें भी अपने क्षेत्र की खबरें चाहिए होती। दिल्ली में भी ऐसी ग्रुप बना हुआ है, कई सारे ग्रुप हैं दिल्ली में, तो गाजियाबाद में भी कुछ लोग रहते हैं वो भी। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि जहाँ भी बिजनौर के लोग रहते हैं उनको उनके, क्योंकि घर तो उनके यहीं है, उनके रिश्तेदार भी यहीं हैं, उनको यहाँ की खबरें चाहिए। और अपने जनपद और अपने शहर की हमेशा आदमी को याद रहती है, वो कहीं भी किसी मुकाम पे पहुंच जाए। इसी तरह से विदेश में भी जो लोग रहते हैं वो नियमित रूप से पब्लिक मोशन पढ़ते हैं, उन्होंने भी अपने ग्रुप बना रखे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं, एक व्यक्ति आता है सामने, वो अपना ग्रुप बना लेता है और जो लोग रहते हैं उन्हें जोड़ लेते उन्हें आसपास, मेरठ तक के लोग हमारा अखबार पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो पाठकों की दृष्टि से तो हम समृद्ध हैं। और जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, वो सब हमारे पाठक और जो विज्ञापनदाता होते हैं उनके सहयोग से भी चलता है और हमें संतोष है। हम इस भाग दौड़ में ज़्यादा नहीं लगते कि विज्ञापन जुटाने के लिए जो युक्तियाँ इस्तेमाल होती है, मेरा उनमें कम विश्वास है, क्योंकि मैंने बचपन से ही कम खाने में और कम में ही व्यवस्था चलाने का जो मुझे अभ्यास हुआ है, उसका भी यहाँ अनुभव मुझे जो ईश्वर काम ने आ दे रहा दिया, है। जो ईश्वर ने दे दिया उसी से हमें व्यवस्था चलानी है। मेरे स्टाफ में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत कम में ही गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बहुत संतुष्ट हैं। भगवान की कृपा से सही अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं और इसके लिए मैं अपने पाठकों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आज जो भी हम हैं, जिस भी स्थिति में खड़े हैं, ये जो भी चल कर आए हैं, ये उन्हीं की बदौलत आए हैं। मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि अपना प्यार, अपना स्नेह हमें ऐसे ही बनाए रखें। आपने सर जैसे सबके बारे में बात कही, और आखिरी मैसेज एक डॉक्टर पंकज भारद्वाज जी द्वारा जनता को क्या जाएगा सर आपकी तरफ से? देखिए, चूंकि आपने मुझसे एक पत्रकार होने के नाते आज बात की है, लेकिन पत्रकार की भी बहुत कई जिम्मेदारियां हैं। उसको बड़ा सजग होता है पत्रकार, और केवल राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ साथ उसकी अपनी और भी कई नीतियां होती हैं, कई उसके उद्देश्य होते हैं। तो मैं लोगों से यही आह्वान करना चाहता हूँ, आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हैं तो आप सोचिए, क्योंकि हम लोग दूसरों में कमियां बहुत निकालते हैं। आदत बन गई है हमेशा दूसरों की बुराई निकालना। कभी अकेले में बैठिए, हर व्यक्ति से मेरा यही आह्वान है, शांति के साथ आप बैठिए अकेले में और खुद की बुराइयां निकाल के दिखाइए कि अपने अंदर क्या, अपने अंदर की जो आपकी कमियां हैं, बैठ के, जो हम दूसरे की कमियां बता सकते हैं तो अपनी भी तो कमियां बतानी सोचनी चाहिए। आप सोचिए आपकी क्या कमियां हैं, 3 ऐसी बड़ी कमियां आप खोजिए और उसको एक डायरी में लिखिए और 15 दिन तक उसी पर काम कीजिए उनको दूर करने के लिए। और धन के प्रति कम आकर्षण रखिए, क्योंकि आजकल जितने भी अपराध हो रहे हैं, जितनी भी सारी समस्या है, 2 ही समस्या हैं, अनैतिक संबंध और ये धन कमाने की लालसा। इसी से सारी चीजें बिगड़ रही हैं, परिवार बिगड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें। इसके प्रति आकर्षण कम करिए और सीखिए, कम में गुजारा करने की आदत डालिए। किसी पर कौन सी गाड़ी है, किसी का घर कैसा है, उसके प्रति नहीं, आप अपना देखिए। तो मैं समझता हूँ कि समाज में एक अच्छा विचार आएगा और सरलता, सौम्यता ये होगी, बढ़ेगी, तो एक अच्छे इंसान होंगे तो अच्छा समाज, अच्छे समाज से अच्छा राष्ट्र बनेगा। और जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति में भी उसे ही चुनिए, धर्म मजहब में मत बटिए, जो देश का विकास करे और देश की बात करे। बिल्कुल सर, आपने ये बात कही। मैं एक सवाल और करूँगा, क्योंकि कंटिन्यू मैं जब भी किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो ये मैसेज ज़रूर मैं उनसे पूछता हूँ। मैं आपसे फिर सर ये मैसेज ज़रूर दिलवाना चाहूँगा आजकल की युवा पीढ़ी को, चाहे वो कोई भी हो। आज सर आप देखते होंगे कंटेंट बनते हैं, रील देखते हैं लोग, तमाम रील क्या आज ट्रेंड चल गया है। पर सर रील बनाते हुए वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं। अपनी छवि, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, उन्होंने एक ये सोच लिया है जरिया कि पैसा कमाओ, रील बनाओ। तो सर
जो अश्लील वीडियो या अलग अलग तरीके के कंटेंट डालते हैं, सर उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा देखिए, इस मामले में मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, हम भारत के रहने वाले हैं और भारत बड़ा सुसभ्य और सुसंस्कृत देश है। पूरी दुनिया हमारी सभ्यता की दुहाई देती है, मानती है हमें सभ्यता का। हम ही असभ्य हो जाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा? हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम में कोई भी हो, वो किसी भी बिरादरी या धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ऋषियों की संतान हैं और ऋषियों की संतान कैसे काम करेगी, ये सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने रील्स की बात कही है, अश्लीलता की या दूसरी बात कही है, इसमें युवा पीढ़ी मैं समझता हूँ कि समय खराब कर रही है। युवा पीढ़ी को स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। खास तौर पर मैं महिलाओं के लिए भी कहना चाहूँगा, महिलाएं आज बहुत रील बना रही हैं, उस पर डाल रही हैं, उस पर चर्चा भी होती है समाज में। मैं सारी माता बहनों से ये निवेदन करूँगा कि मर्यादित रहें, क्योंकि मर्यादा हमारा महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का भी, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए कह रहा हूँ। मर्यादित जितना रहेंगे उतना हम सफल रहेंगे। और सफलता के ये नहीं कि हमें कितने लोगों ने देखा, हमारी रील कितने लोगों ने लाइक की, ये कोई इसके पैमाने नहीं है। आप अगर अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति निष्ठावान नहीं है तो आपकी बनाई गई रील सारी बेकार है। आपके जो समाज में जो लोग देखते हैं ना रील, ये आपके काम नहीं आएंगे। आपका परिवार काम आएगा, आपके अपने लोग काम आएंगे। और उसमें ही आप अगर विवाद पैदा कर लेंगे, जो रील बनाने वाले लोग हैं वो हमेशा ही इस तरह के विवाद कर लेते हैं। बिल्कुल, कमेंट कितने आते हैं, कमेंट आते हैं, तरह तरह के आते हैं और बड़ा असभ्य भी कमेंट आते हैं, बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल, तो मेरी माता बहनों से यही निवेदन रहेगा, क्योंकि महिला प्रधान देश कहता हूं मैं इसको, अब पुरुष प्रधान देश नहीं है, महिला प्रधान देश है। हमारी माता बहनें बहुत हर क्षेत्र में आगे आ गई हैं, तो वो अपना ऐसा एक ऐसा उदाहरण पेश करें जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो भी उनसे सीख ले। तो मेरा माता बहनों से ये कि रील बनाएं, सुसभ्य बनाएं, अच्छे ढंग से बनाएं और अच्छे टॉपिक पर बनाएं, क्योंकि हमारा जो देश है वो सुसभ्य देश है और भारत हमारी पहचान है। ये हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान थे श्री डॉक्टर पंकज भारद्वाज जी। इन्होंने आज पत्रकारिता जगत के बारे में बताया कि किस तरह से संघर्ष किया और किस तरह से ये पत्रकारिता जगत में आए, और कई साथियों को साफ साफ मैसेज भी दिया कि अपनी छवि आदमी स्वयं बनाता है। हम कल फिर किसी और मेहमान के साथ आपके सामने उपस्थित रहेंगे, और अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो आप कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।